नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जिसमें आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जो कि 21 जनवरी 2021 को यहां पर आए हुए हैं, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपने वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो, आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे अगर आप रेगुलर एफर्ट्स यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन की, आपके अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन की, आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आप यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इसके लिए आप एक बहुत ही डेडिकेटेड रूटीन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो आप इन सभी एग्जामिनेशन को और एसएसबी इंटरव्यू को डेफिनेटली यहां पर जीतते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन, आपका डिसिप्लिन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है कि भाई आप इन फ्यूचर यहाँ पर किस तरीके की लाइफ जो है वो जीने वाले हैं। ठीक है कि आप दोबारा प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर आपने जो भी डिसाइड किया था, जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सोचा था, आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आज के टाइम पीरियड पर आप उस पर्टिकुलर एफर्ट जो है आपके, वो किस तरीके से आगे यहां पर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा कोटेशन लिखा हुआ है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। ठीक है, मतलब आपने ये चीज देखी होगी कि सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं भी ये फॉलो करूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि क्योंकि उस पर्टिकुलर रास्ते के बारे में सबको पता है, उस रास्ते के बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर सकते हो कि भाई यहाँ पर इस तरीके के रास्ते पर अगर मुझे जाना है तो यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलेंगी, उन सब चीजों के बारे में पता है। क्योंकि हम इंसान जो है वो यहाँ पर क्या सोचता है कि यार सारा काम जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाए। तो अगर आप आसानी के लिए यहाँ पर सोचेंगे तो डेफिनेटली आप भी उसी भीड़ को फॉलो करेंगे जो भीड़ आपको यहाँ पर आगे लेकर जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। ठीक है, तो हम सब लोग को ये मानना है कि जहां पर मेजोरिटी लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो रास्ता यहाँ पर चूज किया गया है वो यहाँ पर क्या है, वो आप ये कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो भीड़ उसी रास्ते पे सही चल रही है जिस रास्ते पर सही तरीके से जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपना रास्ता खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर डेली रूटीन यहाँ पर हमको अपना बनाना है तो क्या सुबह 4 बजे से यहाँ पर उठना है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में एक चीज ये भी रहती है कि यार मैं सुबह उठकर पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ या मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं रात तक देर में पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। जो चीज आपके लिए सुटेबल है, अगर आप उस रास्ते पर यहाँ पर चलेंगे तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है वो आपको इन फ्यूचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखनी है। हमारा एक नया बैच है जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी 2021। आज इसकी पहली क्लास मैं यहाँ पर लूंगा। रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ये सेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए तो आप हमारे इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल अभी तक मेरे 19 एसएसबी सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं जो कि अलग अलग एनडीए एग्जामिनेशन, सीडीएस, एफकेट सभी के लिए यहाँ पर एसएसबी में रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी, तो डायरेक्टली आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो। डेमो वीडियो भी वहां पर एक अवेलेबल है, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो जाए कि किस तरीके की पढ़ाई हम इस पर्टिकुलर सेशन में यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो द हिंदू एनालिसिस में आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं अपने डिफेंस मास्टर ऐप पर यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, तो आप उसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। और इस कोर्स के साथ जो हमारा डीएनए सेशन यहाँ पर होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा जब तक हमारी एसएसबी की क्लासेस चलेंगी। जैसे मैं इस पूरे के पूरे कोर्स में 30 सेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो उन 30 सेशंस को अगर आप यहाँ पर एक्सेस करोगे तो मान लीजिए कि मंडे टू सैटरडे तक यहाँ पर क्लासेस होंगी, तो जब तक ये हमारा कोर्स होगा तब तक आपको डीएनए सेशन जो है वो यहाँ पर फ्री मिलेगा। उसमें बहुत सारे मैं करंट अफेयर वगैरह भी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये है आज का हमारा एजेंडा जिसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो एडिटोरियल ये आए हैं सारे के सारे, तो इसमें मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि किसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जैसे पहला वाला ये है आर्टिकल, इसमें जो है ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, वो ये है कि भाई कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डिंग जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। लोगों को अभी तक आप देखेंगे सोसाइटी में जो है वो दो तरीके के लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक लोग वो हैं जो वैक्सीन को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि पहले कुछ लोग ले लें, फिर उसका क्या रिजल्ट यहाँ पर आएगा उसके बाद हम यहाँ पर वैक्सीन लेंगे। बिकॉज ये जो ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू है जिसको यहाँ पर एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार कई तरीके के यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही है, जो कि हम देख ही रहे हैं, ठीक है, और उस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो हमको एक चीज ये समझनी है कि अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यहाँ पर नहीं होगी तो डेफिनेटली हम कोई भी काम अगर यहाँ पर करेंगे तो अगर जनता का भरोसा नहीं होगा सरकार के ऊपर तो वो चीजें अच्छी तरीके से बढ़ती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी। तो कई सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया है ना, चाहे वो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो आप कोवैक्सीन के बारे में बात कर लीजिए, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो देश में हमारे अभी ये पूरा का पूरा एक वैक्सीनेशन ड्राइव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में वही सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है। दूसरे वाला जो आर्टिकल है इसमें एक अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करी गई है जिसका नाम है युगांडा। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जो डिक्टेटरशिप थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। जैसे आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो डिक्टेटरशिप थी वो यहाँ पर समाप्त करी गई। जैसे गद्दाफी वगैरह देख सकते हैं आप, है ना, लीबिया के जो गद्दाफी थे, ठीक है, उनको भी मारा गया था। तो अरब स्प्रिंग जो है ये 2010 में स्टार्ट हुआ था, और ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था ट्यूनिशिया, जिसकी कैपिटल आपको ट्यूनिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो युगांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वहां पर भी ये जो डिक्टेटरशिप वाली चीजें है ना वो आज तक यहाँ पर चली आ रही है। तो अभी एक इलेक्शन है 1986 से, वहां पर एक प्रेसिडेंट है जो अभी तक यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई देंगे। तो उनके एक्शंस के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह यहाँ पर किया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे बन सकता है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 3, ये आज के टाइम पीरियड पर जो हाउस वर्क है, हाउस होल्ड जो कोर एक्टिविटीज यहाँ पर वुमेन यहाँ पर परफॉर्म करती हैं, तो वुमेन का जो स्टेटस यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप अपने जीडी वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज के टाइम पीरियड पर हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई 100% यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर भारत में पहुंच चुकी है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हमने यहाँ पर 100% कर दिया है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो कहीं पर 8 घंटे लाइट आती है, कहीं पर 10 घंटे लाइट आती है, कहीं पर 12 घंटे लाइट आती है, और ऐसे भी कई सारे विलेज हैं जहां पर लाइट का जो एक्सेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में थोड़ा बात करी जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी जो कि आप अपने जीडी लेक्चरेट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, एक ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4, ये सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, आप सभी को पता है कि अब जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं वो यहाँ पर चले गए हैं। ये 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, एक चीज आप यहाँ पर ये समझिएगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अब इनका ऑफिशियल जो है टर्म जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो यहाँ पर आ चुके हैं वो कौन आ चुके हैं, वो जो बाइडेन यहाँ पर आ चुके हैं। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए जो बाइडेन जो है ये 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जिस तरीके का यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बनाया है, चाहे आप वो ईरान के साथ रिलेशन के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो आप पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लीजिए, जो अलग अलग तरीके की ट्रीटीज होती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस तरीके का बिहेवियर डोनाल्ड ट्रम्प जी ने किया है। और इवन आज के टाइम पीरियड पर आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जी चले गए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोग आज भी आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले यूएस में जो ये पूरा का पूरा एक तनाव यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें यहाँ पर बैलेंस होगी तभी हम इंटरनेशनल या जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे आप क्यूबा के बारे में देख लीजिए, क्यूबा को भी स्टेट जो स्पॉन्सर टेररिज्म वाली लिस्ट है उसमें इन्होंने वापस इंक्लूड कर दिया है। जो बराक ओबामा जी ने बहुत अच्छी तरीके से रिलेशन को आगे बढ़ाया था, डोनाल्ड ट्रम्प जी को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा यहाँ पर काम किया। और क्यूबन क्राइसिस तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर करेंसी की क्राइसिस भी बहुत ज्यादा चल रही है, वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। और यूएस इस तरीके के सैंक्शंस अगर लगाएगा वहां पर
तो उनकी जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं जो बाइडेन जी पहले यूएस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से आगे बढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं भी आपके साथ आगे भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दूंगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये चाइना के बारे में। अब देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जी और चाइना की दोस्ती तो कभी बनी नहीं है ना, मतलब चाइना के लिए जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो थे वो चाइना थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जो बाइडेन ने जो अपनी यहाँ पर इनॉग्रेशन स्पीच है उसमें यहाँ पर बोला कि भाई हम लोग यूनिटी वगैरह बनाकर रखेंगे, कॉपरेशन वगैरह बनाकर रखेंगे, एक भाईचारा बनाकर रखेंगे। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि चाइना आज के टाइम पीरियड पर अपने आप को एक वर्ल्ड पावर समझने लग गया है। इसका रीजन यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान वैली में जो सिचुएशन हुई है उसके बारे में बात कर लीजिए, जापान के साथ जिस तरीके की चीजें कंट्रोल करता है, जिस तरीके से भूटान में इनको यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, हर जगह पर चाइना का जो मिलिट्री एग्रेशन है, जो यहाँ पर इनकी एक्सपेंशनिस्ट यहाँ पर पॉलिसी है, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, उसके बेसिस पे इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड जो पावर है वो ऑलरेडी यहाँ पर एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। जो बाइडेन जी का कहना है कि भाई जिस तरीके से ट्रंप साहब की जो पॉलिसी थी यहाँ पर चाइना को लेकर, उस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर बाइडेन साहब यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को वर्ल्ड पावर यहाँ पर समझने लग गया है, तो अब वो अपनी बात को यहाँ पर ज्यादा आगे की तरफ रखता हुआ दिखाई देगा, ज्यादा आगे की जो है अपने पॉइंट्स को रखेगा कि भाई आपके बेसिस पे हम नहीं चलेंगे, आपको हमारी बातें यहाँ पर माननी पड़ेगी। तो अब एक लंबा चैलेंज जो है वो जो बाइडेन का यहाँ पर चाइना के साथ भी निकलकर सामने आएगा कि भाई किस तरीके से चाइना और यूएसए के रिलेशन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, कई बार मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके बारे में हम कुछ ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा इश्यू है। अब सभी को पता है कि यहाँ पर चाइना का रिलेशन किस तरीके से, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है वो यहाँ पर किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर ये जो आर्टिकल नंबर 7 है इसमें बेसिकली प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है। देखिए हमारे संविधान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आर्टिकल 19 में हम जाते हैं तो आर्टिकल 19 में हमको प्रोटेस्ट करने का एक मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। ये नहीं कि बंदूक तलवार वगैरह लेकर आप वहां पर चले गए। तो ये तो हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर है कि हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है। एक तो यहाँ पर बात हो रही है फार्म बिल के बारे में, ठीक है, दूसरी जो है यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। देखिए आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो फार्म बिल जो है इसकी रीच जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें किसी धर्म संप्रदाय या फिर जो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो इस्लाम कम्युनिटी है उसके द्वारा ही ये प्रोटेस्ट यहाँ पर करी गई और इसी वजह से इसके जो यहाँ पर रिजल्ट थे वो बहुत ज्यादा आपको अच्छे यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये है कि भाई अगर यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट किसी भी तरीके की यहाँ पर होती है तो अगर उसमें ज्यादातर लोगों के कंसर्न्स को यहाँ पर रेज करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है तो उसकी सक्सेस जो है वो आपको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ पर केवल उस पर्टिकुलर मुहिम को यहाँ पर चला रही है तो उसके सक्सेस यहाँ पर होने की जो चांसेस है वो थोड़े से यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको सभी को पता है कि व्हाट्सएप का एक ये प्राइवेसी वाला जो इश्यू था वो निकल कर सामने आया तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका यहाँ पर सपोर्ट किया, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, उन्होंने सबने यहाँ पर बोला कि भाई ये तो गलत है ना, जो डेटा लोकलाइजेशन वाली बात है ना, जो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात है, वो सब चीजें तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज समझें तो उन्होंने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया मई तक। इसी तरीके से अभी सरकार ने भी ये बोल दिया कि फार्म जो बिल्स यहाँ पर थे जिसको एक्ट बना दिया था ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो उन्होंने 18 महीने तक अभी होल्ड पे रख दिया है। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप लार्जर सेक्शन को यहाँ पर कवर करके उस पर्टिकुलर मुहिम को चलाते हैं तो उससे आपकी जो सफल होने के चांसेस है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से अब यहाँ पर काम होगा। तो हम जो आर्टिकल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डेटा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, और डेटा जो आज कार्टून है आपका ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, और जो डेटा पॉइंट है ये बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी मैंने अटैच कर दिया है, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कार्टून। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जो थे ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये समझनी है आपको कि ये पहले टीएमसी में थे। टीएमसी मतलब यहाँ पर क्या है, टीएमसी मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस। तो शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया और वो यहाँ पर कहाँ चले गए, वो चले गए बीजेपी में। एक टाइम था जब यहाँ पर क्या हो रहा था कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो है
ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि बीजेपी हर एक कोशिश यहाँ पर कर रही है कि वो जो तृणमूल है वहां पर किसी ना किसी तरीके से, जो वेस्ट बंगाल है वहां पर तृणमूल कांग्रेस को हटाकर वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी जी के अगेंस्ट में जो यहाँ पर नंदीग्राम एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से लड़ाई कौन लड़ने वाले हैं, ये लड़ने वाली ममता बनर्जी, जो अभी की वहां पर चीफ मिनिस्टर है। उनकी जो यहाँ पर टक्कर होने वाली है वो शुभेंदु अधिकारी से यहाँ पर होने वाली है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर मैटर है ना, ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको ज्यादा फोकस पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर कार्टून में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत मतलब टाइम पीरियड से आप यहाँ पर कह सकते हैं 8 नवंबर 2016, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को दो चीजें हुई। कौन कौन सी? पहली चीज तो जो थी वो थी आपकी डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, जिसको हम विमुद्रीकरण यहाँ पर कहते हैं, और दूसरे थे डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर बने थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूएस में जो टर्म होता है ना वो 4 साल का होता है और 2 बार आप यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी थी और जिस तरीके से एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया, वो जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर बाहर फेंक दिया और जो बाइडेन को यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया। तो जो बाइडेन जी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये फोटो में आपको ये दिख रहे हैं जो बाइडेन जी, और इनकी जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो बाइडेन ने यहाँ पर शपथ ले ली है और यहाँ पर मैसेज उन्होंने डिलीवर किया यूनिटी का और होप का। कमला हैरिस जो है ये पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बन गई है यूएस की। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन फ्यूचर एक स्टैटिक जीके भी यहाँ पर ये बन जाता है, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बाइडेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई है कि भाई जो अमेरिका में सोसाइटी जो डिवाइड हो गई है उसको किस तरीके से मैनेज करना, और जो फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर खराब कर दी है उस फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरीके से मैनेज करते हो। इन दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाइडेन के ऊपर आई हुई है। तो देखते हैं इन फ्यूचर यहाँ पर किस तरीके से काम होगा। जैसे आपने देखा था जो मुस्लिम ट्रेवल था, ठीक है, वो यूएस में बैन कर दिया गया था, ठीक है, तो वो चीज जो है उन्होंने बोला कि वो हटा दिया जाएगा। और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है, तो उसमें इन्होंने बोला कि यूएस जो है दोबारा वापसी यहाँ पर करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी हिंट यहाँ पर मिली है। बट इन फ्यूचर हमको देखना है कि अब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर किस तरीके से काम करता हुआ यूएस में दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है, एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, ये अभी यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये रिलीज कौन करता है? ये करते हैं नीति आयोग। चलिए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो नीति आयोग होते हैं, जैसे अभी सीईओ कौन है उसके? अमिताभ कांत जी हैं। तो नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे उनका नाम क्या था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो पहले नंबर पर है वो कौन है? वो है कर्नाटका। रिटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग। और इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, विच मूव पास तमिलनाडु टू ऑक्यूपाई द सेकंड प्लेस, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है थर्ड पोजीशन पर। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग और जो लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर है इसमें कर्नाटका ने यहाँ पर अभी टॉप किया है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप सभी को पता है कि अभी जो फार्मर्स हैं उनकी एक डिमांड ये आ गई है कि भाई जो 26 जनवरी यहाँ पर होने वाला है उसमें जो परेड यहाँ पर होगी उसमें वो एक ट्रैक्टर रैली जो है वो भी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ये बॉल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर रैली कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके की रेजिमेंट प्लाटून वगैरह होती हैं जो यहाँ पर अपने पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करती हैं, उसी तरीके से कहा जा रहा है। फार्मर्स की डिमांड ये है कि भाई 26 जनवरी जो है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि वो एक जो ट्रैक्टर रैली है वो भी यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये कोर्ट कहाँ, ये केस जो है वो कहाँ पहुंचा? वो यहाँ पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ओनली पुलिस शुड डिसाइड ऑन ट्रैक्टर रैली से सुप्रीम कोर्ट कांट डिसाइड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ऑब्जर्व सीजीआई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि भाई केवल वहां पर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि यहाँ पर जो आपका रैली होनी चाहिए वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है। और दिल्ली पुलिस जो है वो किसके अंडर आती है? वो आपको गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और पुलिस जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। तो ओवरऑल आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सरकार अब यहाँ पर डिसाइड करेगी कि यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर रैली होना है वो या नहीं होना है। तो इन फ्यूचर देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, कि इनकी ट्रैक्टर रैली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर ये आई है कि सेंटर ने बोल दिया है कि भाई जो
फार्म यहाँ पर ये एक्ट बनाए गए थे, है ना, जो रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए गए थे, उनको हम 18 महीने तक मतलब कि 1.5 साल तक जो है वो यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो इन 1.5 साल में क्या क्या चीजें होंगी वो इन फ्यूचर हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको युगांडा के बारे में बताया था, तो युगांडा के बारे में आप देख सकते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो 4 कंट्री हैं वो कौन कौन सी है, ये है सी। मैं कौन से ओशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें आपको मिल गया सोमालिया, ये हो गया इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये 4 कंट्रीज हैं जो मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। याद रखिएगा, इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, ठीक है, अबी अहमद अली, इनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था, क्योंकि इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो रिलेशन थे, जो एक वॉर यहाँ पर चल रहा था, उसको कंट्रोल करवाने में इनका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताइएगा कि जो नोबेल पीस प्राइज है 2020 का वो किसको दिया गया है, इसका आंसर भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ ये है युगांडा। युगांडा की जो कैपिटल है ये है कंपाला। यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर लेक तंजानिया भी देखने को मिल रही है। तंजानिया के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, सूडान, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, ये सब कंट्रीज है जो आपको ये मैप में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल में दिया गया है कि युगांडा अंदर मुसेवेनी नीड्स टू रीइंफोर्स द पीपल्स फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब अभी के टाइम पीरियड पर ये जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है जो आपको फोटो में देखने को मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनकी लीडरशिप में यहाँ पर थोड़ा सा जो लोगों का विश्वास है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो आपको रीइंफोर्स यहाँ पर करने की जरूरत है। योवेरी मुसेवेनी, युगांडा 76-year-old लीडर हु हैज बीन इन पावर सिंस 1986 से ये युगांडा के जो है ये प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने अभी won another 5-year terms in the January 14 presidential election, but the contested result has pushed the country into the worst political crisis in decades। अभी क्या हुआ कि जो इलेक्शन यहाँ पर हुए उसमें ये दोबारा यहाँ पर जीत कर आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राइटर ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट ने जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस पर्टिकुलर कंट्री में यहाँ पर चल रहा है वो एकदम वर्स्ट सिचुएशन पे यहाँ पर पहुंच गया है। अकॉर्डिंग टू युगांडास इलेक्टोरल कमीशन, ही won nearly by 59% of the vote, while his main rival Robert Kyagulanyi, a pop musician better known by his stage name Bobby Wine, secured 34%। मतलब जो दो मेन लीडर थे, ठीक है, जिनके बीच में मेन कंपटीशन यहाँ पर था, इन्होंने यहाँ पर 59% यहाँ पर जीता है, और जो यहाँ पर बॉब वाइन है तो उन्होंने यहाँ पर कितना जीता है, वो जीता है आपका टोटल 34% रिजल्ट यहाँ पर दिया। और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर कुछ फ्रॉड वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से मेरे इतने परसेंटेज जो है वोट के वो यहाँ पर कम आपको देखने को मिल रहे हैं। मिस्टर मुसेवेनी's government refused to accredit election monitor from the West, saying the US after election crisis did not have the authority to monitor the elections। मतलब अब यूएस वगैरह जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हर एक इंटरनेशनल अफेयर में अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन के प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो फोटो में आपको ये पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है, इन्होंने कह दिया कि देखिए भाई साहब, हमारे इलेक्शन है, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो गए, अब आपको यहाँ पर कुछ इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जर्वर्स फ्रॉम अफ्रीका हैव डॉक्यूमेंटेड इररेगुलरिटीज इंक्लूडिंग इलीगल ओपनिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस एंड अरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप ऑब्जर्विंग इलेक्शंस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर हुआ है इसमें भी बहुत सारी इररेगुलरिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, इलीगल तरीके से आपने बैलेट बॉक्स को ओपन किए हैं, और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो इलेक्शन की प्रोसेस को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे उनके भी कई मेंबर्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीजर में कुछ ना कुछ आपको फ्रॉड जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पर्सनालिटी है मिसेस मुसेवेनी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन 2005 मिसेस मुसेवेनी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव द प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट एंड इन 2017 साइंड अ लॉ स्क्रैपिंग द एज लिमिट ऑफ 75 फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मतलब पहले यहाँ पर क्या होता था कि जैसे यूएस में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर 2 साल का टर्म होता है, ठीक है, कि 2 बार, मतलब 2 बार ही केवल आप यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर ये जो लिमिट थी ना कि 2 बार 3 बार जितनी बार भी थी उसको यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया। आप जितनी बार आप चाहो उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हो, और जो एक लिमिट यहाँ पर बताई गई थी कि भाई
इतने साल तक ही आप प्रेसिडेंट यहाँ पर बन सकते हो, उसको भी इन्होंने 2017 में हटा दिया। इनको पता चला कि यार जब अगली बार इलेक्शन होंगे जनवरी में तब मैं 76 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो वो भी इन्होंने हटा दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका की जो कंट्रीज है ना, वहां पर ऐसा होता है कि अगर कोई यहाँ पर एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो फिर वो उस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता है। तो उसी तरीके का एक एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर का एक स्टाइल ये होता है न्यूज का पूछने का कि हर एक कॉन्टिनेंट की न्यूज आप मुझे बताओ, है ना। इंटरव्यूइंग ऑफिसर इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपके इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। और ये आपकी एग्जामिनेशन में श्योर शॉट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, युगांडा की जो कैपिटल है ये आपको कंपाला यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। देखिए, आज के टाइम पीरियड पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी लोगों का एक अधिकार है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उनको यहाँ पर मिलनी चाहिए। शहर वगैरह में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक रीजनेबल तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन अगर गांव वगैरह में हम जाएंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए वो उतना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पर ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि 100% भारत में इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड कर दी है। तो लेकिन उसका मतलब यहाँ पर क्या है, उसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात अगर हम करें तो उसकी जो डेफिनेशन है ये केवल करंट गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले जो भी गवर्नमेंट थी उनका भी यही पूरा का पूरा पैटर्न था। और आज के टाइम पीरियड पर जो पैटर्न है वो भी यही फॉलो हो रहा है कि अगर भाई आप काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जो यहाँ पर एक बेसिस होता है, उसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर होती है, उसका जो क्राइटेरिया होता है, उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप कर लीजिए तो आपके जो टास्क है वो ऐसे लगेंगे कि आपने बहुत सारा यहाँ पर काम कर लिया। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो किसी भी गांव में अगर 10% इलेक्ट्रिसिटी, वहां के जो भी ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, ठीक है, जो स्कूल वगैरह होते हैं, वहां पर अगर आपने प्रोवाइड कर दी है बिजली तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो गांव है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो मतलब ये कितनी एम्बिगियस यहाँ पर ये लैंग्वेज है ना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से काम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि घरों में बिजली नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके कोई ऑफिस वगैरह है वहां पर बिजली आ रही है तो उसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिफिकेशन उस पर्टिकुलर गांव का यहाँ पर हो गया है। तो ये बात कितनी सही है ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझने की जरूरत है। विदाउट स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी प्रोविजन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स विल नॉट गारंटी बेटर पावर सप्लाई क्वालिटी। अगर यहाँ पर क्या है कि अकाउंटेबिलिटी वाले प्रोविजन यहाँ पर नहीं होंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पावर सप्लाई क्वालिटी यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर क्या है, उसके तहत कंज्यूमर की प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ट्रूली गेट एम्पावर्ड दिस दिसंबर, ठीक है, क्या मतलब उनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिस वाज द क्लेम ऑफ द यूनियन पावर मिनिस्टर। यूनियन पावर मिनिस्टर जी कौन है भाई, हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर जो है वो है आपके आरके सिंह। आरके सिंह जी ने यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 यहाँ पर लेकर आए हैं, was promulgated in दिसंबर में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऑलमोस्ट 2 ईयर सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, कि भाई पूरे भारत में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। उसके यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद जो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पर रूल्स हैं वो यहाँ पर पहली बार 2020 में यहाँ पर लाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू निकलकर सामने आ रहा है वो है सप्लाई क्वालिटी का। मैनी स्टेट हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी सप्लाई स्पेशली टू रूरल एंड स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, लेकिन जो छोटे गांव हैं, है ना, छोटे छोटे यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर गांव वगैरह में भी जाओगे आप तो 15 घंटे कहीं पर लाइट मिल रही है, कहीं पर 16 घंटे लाइट मिल रही है, कहीं पर 24 घंटे भी लाइट मिल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके की क्लेम यहाँ पर किए जाते हैं कि भाई हम इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखेंगे तो उतना उस तरीके से काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, it is not because of the lack of rules or regulation that quality supply is not provided, rather it is on account of lack of accountability system to enforce them। आज के टाइम पीरियड पर अगर मान लीजिए कि हम किसी एग्जामिनेशन में फेल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पेपर टफ आ गया था, मैं कर नहीं पाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पेपर बहुत ही ज्यादा टफ बना दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इस तरीके की अप्रोच यहाँ पर रखते हैं ना तो हमारा खुद का जो इंप्रूवमेंट यहाँ पर होता है, हमारा खुद का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी सिचुएशन में अगर यहाँ पर फेल हुए हैं तब हमको उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जैसे आज के टाइम पीरियड पर कोई भी बड़ा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, बस सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी रेप केस वगैरह यहाँ पर होता है
तो हम लोग सरकार के ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी थी कि आपके एरिया में इस तरीके की घिनौनी हरकत जो है वो क्यों हुई है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी यहाँ पर अथॉरिटी है उनको अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अच्छी तरीके से यहाँ पर रहेगा तो डेफिनेटली जो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाले जो प्रोविजंस यहाँ पर होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली neither these rules nor past effort, be it through the draft national tariff policy, the proposed electricity act amendment और various committee process address these accountability concern। ठीक है, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाई गई हैं, कमिटीज बनाई गई हैं, जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला कंसर्न यहाँ पर होना चाहिए उन सब चीजों को यहाँ पर एड्रेस नहीं किया गया है। तो एक पॉइंट हमको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, रूरल एरियाज रिसीव्ड अबाउट 20 आवर्स ऑफ सप्लाई इन अगस्त 2020। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन को देख रहे होंगे जो एक विलेज वाले बैकग्राउंड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके जो यहाँ पर गांव है उसमें अगस्त 2020 की बात हो रही है, हम लोग जनवरी 2021 में हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके गांव में 20 घंटे की सप्लाई यहाँ पर हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आप उसे भी मेंशन करिएगा कि नहीं हो रही है। दिस highlight not only the need for implementation of the existing provision in letter and spirit but also amending them with strong accountability provisions। ठीक है, तो अब जो पहले के प्रोविजन हमारे अलग अलग यहाँ पर बनाए गए थे उनको थोड़ा एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर उसमें अकाउंटेबिलिटी वाले किसी भी जो भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर अगर नहीं रखा गया है तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बहुत बहुत जरूरत है, ये राइटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। Weakening provision. Further, the rules in few cases dilute progressive mechanism that exists in the state regulation। ठीक है, जो मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह के बारे में बताया कि लोग दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम अपनी जीडीपी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं तो उसका बेस ईयर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें अगर यहाँ पर हो रही हैं तो उससे फिर क्या होता है कि कोई मतलब जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, एक जो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोविजंस में कमी करती हुई दिखाई देती है। नीड फॉर कमिटमेंट। The Central Electrical Authority of India could be directed to collect supply quality data from the DISCOMs। DISCOM से जो भी सप्लाई डेटा है वो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। Publicly host them on the online portals and prepare analysis report। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर डिजिटल इंडिया इतना यहाँ पर आगे बढ़ गया है, ऑनलाइन पोर्टल्स के तहत हम जो भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं उनको ये पब्लिक करें। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी उनका एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। भाई जितना वो यहाँ पर क्लेम करते हैं क्या उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं? इन सब चीजों के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दे शुड डिमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट एंड द विल पावर टू इंप्लीमेंट एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो भी कमिटमेंट है उसको डिमोन्स्ट्रेट करें और जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पर रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर। देखिए, अगर हम कोई भी बदलाव यहाँ पर चाहते हैं तो उसको इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ही लाया जा सकता है ना। केवल हम बातें कर देंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो उससे नहीं होगा। जब तक इंप्लीमेंट यहां पर नहीं होगा तब तक चीजें काम करती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। इट इज नॉट येट लेट टू रिकॉग्नाइज दिस एंड इनिशिएट कंसर्न एफर्ट टू ट्रूली एम्पावर कंज्यूमर। ठीक है, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। हर एक टाइम जो होता है बिल्कुल सही समय होता है किसी भी चीज को सही करने का। तो अगर अभी भी ये लेट नहीं हुआ है तो अभी भी अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे और एक मन के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा तो जो हमारे कंज्यूमर्स के राइट है उनको भी हम प्रिजर्व कर पाएंगे और साथ ही साथ उनको भी एम्पावर यहाँ पर कर पाएंगे, ये राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, जीडी वगैरह में भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम आर्टिकल ऑफ द डे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउसवर्क वैल्यूएशन। द वाइफ ओज सर्विस एंड लेबर टू हर हस्बैंड एज मच एज द as absolutely as the slave does to his master, said Antino Brown Blackwell, the first woman Protestant minister of the United States। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की एक मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब पब्लिक एक्टिविस्ट हैं, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। उनका कहना ये है कि आज के टाइम पीरियड पर जो वाइफ हैं उनका जो स्थिति यहाँ पर घरों में हो गई है वो यहाँ पर क्या हो गई है, वो एक स्लेव की जैसे हो गई है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाली, मलिक काफूर वाली। मलिक काफूर क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मलिक काफूर था उसको वो पैसे देकर यहाँ पर लेकर आया था। अब यहाँ पर क्या था कि वो जीवन भर के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ यहाँ पर जुट गया था और जीवन भर वो उसके लिए काम करता था। उसके लिए यहाँ पर उसको कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलती थी। वही सेम चीज जो है राइटर ये कह रहे हैं कि वही सेम चीज जो है आज के टाइम पीरियड पर वाइफ के साथ हो गई है। लेकिन चीजें यहाँ पर क्या हो गई हैं,
आप कई जगह पर ये देखेंगे कि वाइफ जो है वो डाउरी वगैरह यहाँ पर है, मतलब वो पैसे भी दे रहे हैं, वो आपके घर में आ भी रहे हैं और यहाँ पर आकर काम भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये है कि आज के टाइम पीरियड पर जो वाइफ्स होती हैं उनकी जो कंडीशन घरों में है वो उसको किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, वो जो एक मास्टर और स्लेव का एक रिलेशन यहाँ पर होता है, जो गुलाम होते हैं उनकी तहत यहाँ पर एक चीजें आपको देखने को मिल रही है। वी गो अ स्टेप अहेड एंड ग्लोरीफाई अवर वुमेन एज गॉडनेस बट डिनाई देम इक्वल राइट। हम ये भी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां पर क्या है कि वुमेन रहती हैं वहां पर भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इक्वल राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड अंडर द लेटेस्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंसेस इवन द राइट टू चूज देयर स्पाउसेस, मतलब जो मैंने ये लव जिहाद के बारे में आपसे बात करी थी कि आज के टाइम पीरियड पर वुमेन के पास ये भी अधिकार नहीं है कि उसको किस तरीके से किसके साथ यहाँ पर शादी करनी है, वो यहाँ पर वो चूज कर सके। वेटरन एक्टर जो कमल हसन और उनकी जो ये MNM जो पार्टी है, हु रिसेंटली प्रॉमिस सैलरीज फॉर हाउसवाइफ्स एज ए पार्ट ऑफ द पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो हैज रिवाइव्ड द डिबेट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द डोमेस्टिक वर्क एज अ वर्क। अभी जो ये कमल हसन जी की पार्टी है, मक्कल निधि मरियम पार्टी, इन्होंने ये बोला है कि भाई आज के टाइम पीरियड पर वुमेन सुबह से लेकर शाम तक जो घरों में काम करती हैं इसका उनको कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है, अलग से 4 बातें और सुनने को मिलती हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो घर पे वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वर्क है उसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो वर्क। तो अभी जो कमल हसन जी की पार्टी है उन्होंने ये जो बहुत मतलब ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से बात यहाँ पर हो रही है कि भाई इनके वर्क को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो अगर वो वर्क को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि उनके इक्वल राइट्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपने दोबारा ये जो पर्टिकुलर डिबेट है ये दोबारा आपने यहाँ पर स्टार्ट करी है। अगर हम 2011 सेंसस के बारे में बात करेंगे, 159.85 मिलियन वुमेन स्टेटेड हाउसहोल्ड वर्क एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। आज के टाइम पीरियड पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 159.85 मिलियन जो महिलाएं हैं उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो केवल जो घर के जो काम होते हैं वो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। अब मेयर 5.79 मेन रिफर टू इट एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और अगर मेन के बारे में बात करेंगे तो केवल 5.79 मेन है जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं वही हमारे क्या है वो मेन ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये है कि आज के टाइम पीरियड पर जो होमवर्क है, जो घर का काम यहाँ पर होता है, उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वर्क की कैटेगरी में रख ही नहीं रहे हैं, तो लोग उसको रिकॉग्नाइज भी करने में बहुत ज्यादा यहाँ पर सोच समझकर जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस NV रमाना इन हिज क्रिस्प एंड ऑथोरिटेटिव कॉन्करिंग जजमेंट ऑफ January 5, 2021 in Kirti and Another versus Oriental Insurance Company has referred to the time use in India 2019 report of the National Statistical Office, जिसको हम NSO यहाँ पर कहते हैं, जिसमें CSO जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस था और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, उसको मर्ज करके ये NSO यहाँ पर बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन सितंबर 2020 which says that on an average while Indian women spend 299 minutes, ठीक है, मतलब करीब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 घंटे a day on unpaid domestic services for household members, men spend just 97 minutes। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो घर के काम यहाँ पर होते हैं उसमें एक जो इंडियन वुमेन है वो करीब 5 घंटे जो है वो डोमेस्टिक वर्क्स में यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करती है, जिसमें उसको कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मैन के बारे में, तो मैन जो है वो केवल 1.5 घंटे टाइम इस तरीके के घर में स्पेंड करते हुए आपको दिखाई देंगे। वुमेन ऑल्सो स्पेंड 134 मिनट्स इन ए डे ऑन अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स, ठीक है, खाना बनाना और भी जो जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम होते हैं, उन तरीके के काम में अगर आप देखोगे तो करीब 2 घंटे से ज्यादा का टाइम जो है वो वुमेन यहाँ पर स्पेंड करती हुई दिखाई देती है। A French government commission on the measurement of economic performance on social progress in 2019 that studied the situation in Germany, Italy, United Kingdom, France, Finland and the US drew similar conclusion। मतलब ये केवल भारत में नहीं है, जो यूरोपियन कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर भी आपको सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। A report entitled Women's Economic Contribution Through Their Unpaid Work, a case study of India 2019 had estimated the economic value of services by a woman to be the tune of the whopping 612.8 billion annually। अगर आज के टाइम पीरियड पर जो भी घर की महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनकी जगह पर उन लोगों को काम करने के लिए बुला लीजिए जो उस काम के लिए सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बाहर से कोई झाड़ू लगाने आ रहा है, कोई पोछा लगाने आ रहा है, कोई कपड़े धोने वाला काम कर रहा है, कोई घर में खाना बनाने का काम कर रहा है, जो भी अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको पेमेंट यहाँ पर देते हैं। लेकिन हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, अगर वो ये काम करती हैं तो हम उनको यहाँ पर कोई पेमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो राइटर ये कह रहे हैं
कि अगर भाई साहब ये रिपोर्ट टाइटल है, ये केस स्टडी यहाँ पर जो इंडिया में करी गई थी 2019 में, उन्होंने बोला कि अगर उस काम के लिए जो हम बाहर के लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं, अगर हम अपने घर की महिलाओं को वो पैसे यहाँ पर देने लगेंगे, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि करीब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, इसके थ्रू वो करीब $612.8 बिलियन एनुअली यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। ये राइटर यहाँ पर एक केस स्टडी के थ्रू यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। हाउसहोल्ड वर्क बाय वाइफ्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और उनके द्वारा जो यहाँ पर काम यहाँ पर किया जाता है, उस पर्टिकुलर काम को यहाँ पर वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं जब भी हम यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये फिगर यहाँ पर बता चुका हूँ, इस फिगर के तहत आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि उनके काम की जो महत्व है, उनके काम की जो इकोनॉमिक यहाँ पर वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है, लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हम उनके काम को यहाँ पर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अदर जुडिशियल ऑब्जर्वेशन इन अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2010, द सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हाउसवाइफ। मतलब उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी वो काम यहाँ पर घर पे करती हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर एक्नॉलेज किया एज इनवैल्यूएबल। उसको बोला कि भाई ये अतुलनीय है, मतलब इनवैल्यूएबल है, बट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनका जो काम है वो तो बिल्कुल इनवैल्यूएबल है, लेकिन अब इसको मनी के टर्म्स में यहाँ पर कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो थी वो रिसेंटली राजेंद्र सिंह जी के केस में भी 2020 में आपको देखने को मिली। बट देन दिस केस डील्ड विद अ लिमिटेड क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन अंडर द मोटर व्हीलर एक्ट टू कैलकुलेट द कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ होम मेकर्स एंड नॉट द रिकॉग्निशन ऑफ अ वाइफ्स राइट इन हर हस्बैंड्स इनकम ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे कि जो लिमिटेड क्वेश्चन है कंपनसेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट टू कैलकुलेट द कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ होम मेकर्स की, जो अगर उनकी मतलब यहाँ पर जो घर के लोग होते हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ पर कोई अगर मृत्यु वगैरह होती है तो उसमें जो कंपनसेशन होता है वो नहीं मिलेगा। एंड नॉट टू रिकॉग्निशन ऑफ द वाइफ्स राइट इन हर हस्बैंड्स इनकम ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज। मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि जब मैरिज में यहाँ पर शादी हो गई है उसकी, तो यहाँ पर जो अधिकार होने चाहिए वाइफ के पति की संपत्ति में, वो यहाँ पर जिस दिन उसकी शादी यहाँ पर हुई है उस दिन से यहाँ पर अधिकार भी होने चाहिए। जस्टिस A.K. गांगुली इन अरुण कुमार अग्रवाल 2010 referred to census 2001 that is carried out under the Act of Parliament and had categorized those who perform household duties, that is about 36 crore women in India, as non-workers and clubbed them together with the beggars, prostitutes and prisoners who are not engaged in economically unproductive work। मतलब हमारे देश की जो सेंसस है 2001 की, उसमें जो महिलाएं घर के काम यहाँ पर कर रही हैं उनको उनके साथ कंपेयर किया गया। जो बेगर्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो प्रिजनर हैं, ये वो सभी लोग हैं जो अनप्रोडक्टिव वर्क यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके काम को हमारे देश की सेंसस जो 2001 में यहाँ पर हुई थी उसके तहत यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके के अनप्रोडक्टिव काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे। मतलब आप एक बात सोचकर देखें तो जो घर की महिलाएं होती है अगर वो काम यहाँ पर ना करें तो जो बाहर ही लोग ऑफिस जाते हैं, टिफिन लेकर जाते हैं, वापिस आकर चाय मिल जाती है ना, जो उनका फेवरेट खाना होता है वो खाने को मिल जाता है, वो सब चीजें जो रहेंगी ना वो सब भाई साहब धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो सेंसस रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इनके जो काम है वो क्या है, वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। होम एंड मार्केट फॉर सेंचुरीज वर कंसीडर्ड आर टू डिस्टिंक्ट स्फीयर। मतलब घर और जो मार्केट है जहां पर लोग जॉब करते हैं, ये दोनों को हमेशा क्या रखा गया, दो अलग अलग स्फीयर में यहाँ पर रखा गया। द मार्केट वॉज द मेल स्फीयर ऑफ सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस बट द होम वॉज सेलिब्रेटेड एज अ फीमेल स्फीयर, अ साइट ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्ट दैट ऑफर्ड रिलीफ फ्रॉम द विसिड ऑफ मार्केट स्ट्रगल। मतलब आज के टाइम पीरियड पर बहुत सालों से, सदियों से यहाँ पर ये चला आ रहा है कि भाई जो बाहर का काम होगा वो कौन करेगा, बाहर का काम पुरुष करेंगे, जो घर का काम करेंगे महिलाएं का करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई महिला ऐसी है जो यहाँ पर बाहर के काम पुरुष से ज्यादा अच्छा कर सकती है तो बाहर जाकर काम करेगी। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो हम लोग कई ऐसे सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो महिलाएं जो है वो पुरुषों से बहुत अच्छा काम करती है, उनकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसी वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह में अगर आप देखोगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चाहे आप वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आईएमएफ के बारे में बात कर लीजिए, इन सब जगह पर जो आपको चीफ इकोनॉमिस्ट वगैरह की पोस्ट होती है, सीएफओ वगैरह की जो पोस्ट होती है, ये सब आपको महिलाएं एक देखने को मिलेंगी। तो बेसिक मतलब ये है कि जो सदियों से चला आ रहा था वो चीजें क्या है, वो चीजें जो है वो चेंज जो है वो स्टीरियोटाइप जो है वो चीजें ब्रेक होना बहुत जरूरी है। वीना वर्मा जो एक प्राइवेट मेंबर बिल ये लेकर आई थी 1994 में, इंटाइटल द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 1994। अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है,
अगर वो कोई बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती हैं तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। मैंने पॉलिटी की क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है। सो यहाँ पर क्या है कि 1994 में एक मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 1994 आया। हर बिल प्रोवाइडेड दैट अ मैरिड वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। मतलब उसमें ये बोला जा रहा है कि जिस दिन से उस लड़की की शादी उसके पति के साथ यहाँ पर होती है तो उस दिन से उसकी संपत्ति में उसका जो अधिकार होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो इक्वल शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट इन 2010 even registration of the National Housewife Association as a trade union was denied as domestic work was treated as neither trade nor industry। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया कि ये बिल वगैरह निकल कर सामने आया, लेकिन जो हम लोग बिल वगैरह लेकर आते हैं उसके तहत तो काम जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वो चीजें बिल्कुल ही अलग डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। जैसे नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन को बोला गया कि एक ट्रेड यूनियन की तरह इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं भाई साहब इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। बोला गया क्यों? बोले जो हाउस वर्क होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं ना, इस ये तो ना तो ट्रेड है ना तो इंडस्ट्री है, इसलिए इसको हम यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस और उनके जो अलाइज होते हैं, उन्होंने 2012 में हैड प्रपोज्ड टू मेक इट मैंडेटरी फॉर हाउस होल्ड टू पे मंथली सैलरी टू देयर वाइफ। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि मैंडेटरी कर दिया कि जो हस्बैंड होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जो वाइफ यहाँ पर है उनको मंथली सैलरी जो है, जो घर के काम यहाँ पर कर रही हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके का एक कार्टून भी बहुत फेमस हुआ था जिसमें हस्बैंड सेइंग टू हिज वाइफ हियर इज योर सैलरी फॉर द मंथ, जिसमें वो कह रहा था अपनी वाइफ को कि ये रही तुम्हारी सैलरी, जो तुमने इस महीने घर का काम किया है इसके लिए तुमको ये सैलरी यहाँ पर दी जा रही। लेकिन 3,300 रुपए जो है वो डिडक्ट कर लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मायके पे एक हफ्ता जो है वो समय यहाँ पर व्यतीत किया। मतलब एक जो पति पत्नी के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर होता है, उस रिलेशन को यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि मास्टर और स्लेव वाला रिलेशन यहाँ पर हो गया। जैसे कंपनी में एक मैनेजर होते हैं और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उस तरीके के यहाँ पर हो गया कि मतलब आप सैलरी यहाँ पर दे रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर पे काम कर रहे हो आप, लेकिन क्योंकि एक महीने तुमने या एक हफ्ते तुमने अपने मायके में बिताया हुआ है तो इस वजह से उसकी सैलरी यहाँ पर कट जाएगी। तो ये चीज भी यहाँ पर बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे होती हुई आपको दिखाई दे रही है। मिस्टर रसन शुड अंडरस्टैंड दैट द टर्म सैलरी as monthly payment is indeed problematic as it indicate an employer-employee relationship, that is a relationship of subordinate with the employer having disciplinary control over the employee। तो अगर इस तरीके की सैलरी वगैरह वाली चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो जो पति पत्नी का रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो जाएगा कि भाई तुमने काम किया। तो आज के टाइम पीरियड पर जैसे मान लीजिए कि पत्नियां पति को कुछ बोल भी देती हैं, ठीक है, उस टाइम पर जब आप सैलरी देने लग जाओगे तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों? तुम ये बोलने लग जाओगे कि तुमको हम सैलरी देते, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो हमको। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां पर भी जो है वो एक व्यापार, एक सौदा, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन यहाँ पर रहता हुआ आपको दिखाई देगा। वाइफ डू नॉट डिजर्व अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ये बिल्कुल डिजर्व यहाँ पर नहीं करती है। द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1991 had recommended measurement and qualification of unremunerated domestic activities of women and the recognition in the GDP so that de facto economic contribution of the women is highlighted। मतलब यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि भाई साहब इनके जो घर के काम होता है ना, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जो भी कमल हसन जी की पार्टी यहाँ पर दोबारा इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर रेस करती हुई दिखाई दे रही है, तो उनके डोमेस्टिक काम को करना जो है वो बहुत जरूरी है। भाई साहब अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत आसान होता है कि घर के काम जो लोग करते हैं वो कोई काम नहीं होता है ना, बाहर जाके कमाना या जो घर पे बैठकर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है ना। टिफिन लेकर जब तक बाहर नहीं जाओगे, गाड़ी स्टार्ट करके फिर शाम को वापस नहीं आओगे, तब तक वो कोई काम नहीं होता है। तो भाई साहब एक काम करिएगा, आप घर के काम को ना 5 महीने 6 महीने 1 साल करके देखिएगा, यू विल गेट टू नो कि जीवन कितनी आसान था और आपका और कितना डिफिकल्ट यहाँ पर हो गया है। तो उनके डोमेस्टिक जो एफर्ट्स यहाँ पर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। द टाइम हैज कम टू इंसिस्ट दैट द वर्क women perform for the family should be valued equally with the men's working during the continuance of the marriage। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर काम कर रही है वो किसी भी तरीके का काम हो सकता है, 5 रोटी भी हो सकती है बनाने को, 10 रोटी भी बनाने को हो सकती है, उनके काम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। तभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर आगे बढ़ पाएगा और वुमेन के जो यहाँ पर एफर्ट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो ये है, और मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट्स यहाँ पर इस आर्टिकल को यहाँ पर जिन्होंने सुना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट कर सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका लाइफ है, आपके जीवन में क्या चीजें होने वाली हैं आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद,
जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उन लोगों को भी यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और उनके लिए भी ये थॉट प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये मास्टर और स्लेव का जो रिलेशन है यहाँ पर वो चीजें जो है वो बहुत पुरानी थी। आज के टाइम पीरियड पर सब लोगों को देखिए इक्वल राइट्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी में सब लोगों को अधिकार मिलना बहुत जरूरी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि भाई लोगों को हम इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करके चले। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने पर्सनल ओपिनियन भी दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सुनकर समझकर आपको किस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, आज का जो मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है, कल सुबह हमारा जीडी टॉपिक होता है। ठीक है, जीडी टॉपिक के लिए हमारे ग्रुप में जो एक्सेस यहाँ पर मिलती है उसके तहत यहाँ पर ये जीडी टॉपिक करना है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस, अगर तीसरा जो विश्व युद्ध यहाँ पर होता है, व्हाट विल बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे पॉसिबल रीजन जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट इज योर ओपिनियन। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर अपने ओपिनियन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है, वो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप को बिल्कुल डाउनलोड करें। एसएसबी जो सेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उसको भी एक्सेस करके आप अपने वेरियस एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो डिफेंस मास्टर ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।